अगर कोई टॉक हुई 21 घंटे तक और उस टॉक का कोई नतीजा नहीं निकला, एक पक्ष ने कहा कि ये बातचीत बेनतीजा रही या एक पक्ष ने कहा कि ईरान ने हमारी शर्तें नहीं मानी और हम वापस लौट रहे हैं, तो इसको आप कुछ भी टर्म दे दें, ये दे दें कि चलिए बातचीत बीच में ब्रेक हुआ, लेकिन ये बातचीत कंक्लूड हुआ ये तो नहीं कह सकते ना। ईरानी ब्रॉडकास्टर्स के हवाले से जो खबरें आ रही है देख रहा हूं, अनरीजनेबल डिमांड्स बाय द यूएस, Iranian state broadcasters blamed unreasonable demands by the US on the nuclear issue and the Strait of Hormuz for the failure of the talks. मतलब ईरान की तरफ से कहा जा रहा है कि अनरीजनेबल डिमांड अमेरिका की तरफ से आई, जिसमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी तरह से खोलने और उसके अलावा न्यूक्लियर फैसिलिटीज को पूरी तरह से बंद करने की बात थी। तो इसको क्या देखेंगे? इसका मतलब दो मुद्दे पर मामला अटक गया। नहीं, मैं ये कह रहा हूं अजीत जी कि देखिए, अभी इस वक्त अमेरिका जो है वो कैश 22 की सिचुएशन में फंसा हुआ है। वो बातचीत से भाग भी नहीं सकता और जो इस वक्त माहौल बन गया है डोमेस्टिक पॉलिटिक्स का, उसमें वो दोबारा जंग भी नहीं शुरू कर सकता। लेकिन जाहिर है अमेरिका की प्रॉब्लम ये है कि जो अपने आप को विश्व विजेता कहता हो वो आसानी से ये बात तो मान नहीं सकता। इसलिए जेडी वेंस ने 21 घंटे की बातचीत करने के बाद में अपने प्रपोजल ईरान की तरफ फेंक दिए कि टेक इट और लीव इट। इस तरह से बातचीत में नहीं हुआ करता, क्योंकि अभी भी अमेरिका का माइंडसेट ये है कि ईरान जो है वो कोई सॉवरेन कंट्री नहीं है, हमारी कोई कॉलोनी है और इसके ऊपर हमारा इतना दबाव है, हमने 40 दिन की जंग के अंदर इसको इतना तबाह बर्बाद कर दिया है कि ये तो अब एड़ियां रगड़ेगा हमारे सामने और ये हमसे किसी भी तरह से डील चाहेगा। लेकिन ईरान के पास में वो हुक्म का इक्का है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, उसकी वजह से अमेरिका को 10 बार ईरान के साथ बातचीत करनी पड़ेगी। वो बातचीत आज पाकिस्तान में भले ही नाकामयाब हो गई हो, लेकिन वो बातचीत फिर आप देखिएगा कि हफ्ते 10 दिन के अंदर शुरू होंगी। और ये जो अभी सीज फायर का टाइम है 2 हफ्ते का, इसको और बढ़ाया जाएगा, कहा जाएगा 10 दिन और या 20 दिन और या 1 महीना और असली चीज ये है कि आप ये मत भूलिए कि ये सारी प्रक्रिया जो शुरू हुई है ये चीन के पीछे से जो बैक चैनल डिप्लोमेसी हुई उसकी वजह से हुई। पाकिस्तान को तो जाहिर है कि ईरान के साथ में अमेरिका चीन में जाकर के बातचीत कर नहीं सकता था, तो पाकिस्तान को इसलिए भी वो सूट किया कि दोनों देश वहां आ सकते हैं। पाकिस्तान का ये क्लेम भी है कि ईरान के साथ सरहद मिली हुई है, ईरान के साथ उसका डायलॉग्स भी है, डिप्लोमेटिक रिलेशंस भी हैं और अमेरिका को भी पाकिस्तान आने में कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए अभी बहुत जल्द किसी नतीजे पर पहुंचना कि साहब ये बातचीत फेल हो गई है और अब ये फिर दोबारा जंग शुरू हो जाएगी, कम से कम मुझे ऐसा नहीं लगता। हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन ये जो एक रास्ता अब इस वक्त तय हो गया है, जो ट्रेंड सेट हो गया है, उससे पीछे हटना दोनों के लिए मुश्किल होगा, चाहे वो अमेरिका हो और चाहे वो ईरान हो। अब यह है कि ईरान के बारे में आप जानते हैं कि वो मास्टर नेगोशिएटर्स हैं। ये बात बराक ओबामा ने भी कही थी और खुद ट्रंप ने भी मानी है कि ईरानियों के साथ जब मज़ाकरात शुरू होते हैं, नेगोशिएशन शुरू होते हैं, तो उन्हें किसी चीज़ के लिए मना लेना आसान काम नहीं होता। जाहिर है ईरान चूंकि इस वक्त उसका एक अपर हैंड है, वो बातचीत के साथ टेबल पे बैठा हुआ है अमेरिका के साथ, तो वो उन सारी बातों को कहेगा जो बराक एडमिनिस्ट्रेशन के साथ उसका एग्रीमेंट हुआ था और जिसको ट्रंप साहब ने कैंसिल कर दिया, जहां तक एटॉमिक एनर्जी का सवाल है। दूसरा सवाल ये हरमूज का है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में क्या आवाजाही आने दी जाएगी या नहीं, और क्या उसके लिए ईरान टोल वसूल करेगा। ईरान क्योंकि इस वक्त फिर मैंने कहा कि अपर हैंड है उसका, तो जाहिर है उसकी इकोनॉमी भी चौपट है। वो कोशिश करेगा कि अमेरिका शायद इस बात के लिए तो तैयार नहीं होगा कि वॉर डैमेजेस दिए जाएं, हर्जाना दिया जाए या ईरान उससे तावान वसूल करे, लेकिन ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का रास्ता एक तरीके से ईरान को फाइनेंशियली मदद करने का होगा। और दूसरा ये कि जो उसके असेट्स हैं पूरी दुनिया में, जो जहां जहां जिन जिन बैंकों में रखे हुए हैं, उनको फौरी तौर पर रिलीज किया जाए, खास करके यूएस, यूरोपीय यूनियन और साउथ कोरिया। साउथ कोरिया की तरफ से तो बयान भी आ गया कि जो $10 बिलियन अमेरिका का है, पहले वो $1 बिलियन उससे काट करके दे रहे थे, अब कह रहे हैं कि नहीं भाई पूरा 10 ले लो और उससे ज्यादा भी ले लो, लेकिन हमारा तेल आने दो।
तो आज तेल को लेकर के जो हाहाकार है पूरी दुनिया में, उसकी वजह से ईरान की पोजीशन बहुत मजबूत है। ये बकवास है कि किसकी हार हुई और किसकी जीत हुई, या ट्रम्प साहब ये कहते फिरें कि जो भी नतीजा निकले इस्लामाबाद में हमारी तो जीत ही जीत है। ये नहीं होने वाली है। आप देखिएगा कि अगले 48 घंटों में अमेरिका के स्टैंड में फिर शिफ्ट आएगा, बदलाव आएगा और उन्हें अपनी बात पर पुनर्विचार करना पड़ेगा। देखिए, शिफ्ट और बदलाव की बात करें तो 48 घंटे ट्रंप के लिए बहुत है। 48 घंटे में तो ट्रंप कम से कम 5 से 10 बार स्टेटमेंट बदल सकते हैं, तो इसलिए वो तो अभी हो सकता है अभी कुछ बोले और 4 घंटे बाद कुछ बोले। लेकिन चलिए, शीतल पी सिंह भी हमारे साथ जुड़े। बॉबी नकवी साहब, आपके पास आने से पहले शीतल जी, पहली प्रतिक्रिया, जेडी वैंस का यह कहना कि हमने बेस्ट ऑफर ईरान को दिया और ईरान ने उस ऑफर को एक्सेप्ट नहीं किया और यह बातचीत बेनतीजा रही। लेकिन एक शब्द उन्होंने कहा, उन्होंने हमारी शर्तें नहीं मानी, जिसमें न्यूक को लेकर उनका था कि हम क्लियर कट उनसे चाहते थे कमिटमेंट कि वो न्यूक्लियर एनरिचमेंट नहीं करेंगे। तो एक तरह से बातचीत, यहां आप इसको डेडलॉक कहें, बेनतीजा कहें, जो भी कहें, आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये बातचीत डेडलॉक नहीं है, ये अगली बातचीत के लिए प्लेटफॉर्म बना है। अभी दोनों अपने अपने घर जाएंगे, अपने अपने ठंडे दिमाग से सोचेंगे, अपने दोस्तों से बात करेंगे। अमेरिका का तो मामला ऐसा नहीं है, लेकिन ईरान का है। ईरान अपने दोस्तों से, मतलब पर्टिकुलरली चीन से, रूस से, पाकिस्तान तो चलिए मीडिएशन का काम कर रहा है, लेकिन एक्चुअली वो इन लोगों से बात करेंगे और अपने यहाँ बात करेंगे। उनके यहाँ अपना जो सिस्टम है जैसा भी है, लेकिन ईरान तो ये तय करके आया था कि इन चीजों पे उसको बज नहीं करना है, और अमेरिका तय करके आया था कि वो अपना, जैसा वो शुरू बुली करते हैं शुरू में, वो शुरू में ऐसी चीजें रख देते हैं जिन पे सहमति नहीं हो सकती। जिस तरह की सहमति इस समय चाह रहे थे, जिसकी वजह से उन्होंने युद्ध किया और युद्ध में वो जीत नहीं पाए, अब उसको वार्ता में जीत लेंगे, ये कैसे संभव है? जिन चीजों को वो युद्ध से नहीं जीत पाए, उनको निगोशिएशन में थोड़ी जीतने देगा कोई भी नहीं जीतने देगा। तो ईरान ने बहुत सभ्य ढंग से हैंडल किया इस पूरी सिचुएशन को, युद्ध के समय से ही। अमेरिका की ओर से ही आप कह सकते हैं कि बदहवासी, हड़बड़ाहट और कई बार इधर से उधर फिसलन, और फिर अब उसको समेटने की कोशिश, ये सब अमेरिका की ओर से हो रहा है। युद्ध भी उन्होंने शुरू किया, वार्ता भी उन्होंने शुरू की। वार्ता आज तय भी नहीं हुई, वो भी उन्हीं की वजह से है। फिर वार्ता होगी, फिर उन्हीं की वजह से होगी। ईरान एक स्थायी ठंडे दिमाग से चीजों को हैंडल कर रहा है। आपने हमला किया, हमने जवाबी हमला किया। आप कब्जा करके हमारी रिजीम बदलना चाहते थे, आप नहीं बदल सकते। आप हमारे यहाँ विद्रोह कराना चाहते थे, आप नहीं करा सकते। एक नई समस्या हमने आपके लिए पैदा कर दी कि होर्मुज पहले खुला हुआ था, अब हमने बंद कर दिया। हमने नई समस्या पैदा कर दी कि आपके जितने हमारे चारों तरफ आपके अड्डे थे, उन पे सब पे हमने मार के बम बता दिया कि हम भी मार सकते हैं, आप हमें मार सकते हैं। आपकी एयर पावर बेहतर है हमसे, बहुत बहुत ज्यादा बेहतर है, आपके पास पैसे ज्यादा हैं, आपकी नेवल पावर बेहतर है, लेकिन हमारे पास इंसान है जो लड़ने को तैयार है। तो जब आप जमीन पे आए, चाहे वो आप उसका बहाना ये लगाएं कि हमने अपने पायलट को छुड़ाने के लिए किया, जिसको दुनिया में सारी रिपोर्ट्स ये बता रहे हैं कि एक्चुअली वो यूरेनियम यूरेनियम का जो भंडार है उसी को लेके भागने के लिए सब योजना थी, लेकिन वो फेल हुआ आपका। तो उससे आपको सबक आ गई, तभी तो आप बातचीत पे आए। तो आपको बातचीत नहीं पड़ी। अब इसमें सिर्फ एक चीज है और बाकी सब चीजें एक दिशा में है कि अगर अमेरिका या इजराइल ईरान को न्यूक करना चाहता है तो बात अलग है, लेकिन उसके अलावा सिवाय बात के कोई रास्ता है ही नहीं। सिर्फ एक चीज है, वही मैंने कहा कि वो असाधारण चीज है, साधारण नहीं है, लेकिन वो उसके अलावा तो सिर्फ बात ही करनी पड़ेगी और कोई रास्ता ही नहीं है। तो बात करो, आज करो, कल करो, 6 महीने करो, 7 महीने करो, फिलहाल तो सीज फायर है। कोशिश कल की थी ईरानी होर्मुज में, 2 डिस्ट्रॉयर अमेरिका ने भेजे थे और हल्ला मचा दिया था। उनका जो सैनिक प्रतिष्ठान है पेंटागन का, उसने भी कह दिया था, औरों ने भी कह दिया था, हम गए, हम खोलने की कोशिश कर रहे हैं, ये वो। लेकिन ड्यूरिंग टॉक्स ही वो ईरान की सख्ती आ गई थी कि अगर आपने इसको अभी वापस नहीं लिया तो 30 मिनट में हम उड़ा देंगे इसको। और फिर अमेरिकी माध्यमों ने ही सबने बताया कि हाँ, इन्होंने फिर वापस लिया, दुबई और अबू धाबी की तरफ भेज दिया उसको। तो ये सब होगा। चलिए, अब मैं शीतल जी बीच में 2-3 जानकारी, 1 सेकंड के लिए फिर मुझे आप इजाजत दे दें।
जी। मैं भी अपनी बात कहता हूँ कि जो शीतल जी कह रहे थे, एक सेकंड सुनिए, सिर्फ दो छोटी सी जानकारी ऐड कर दूं, उसको आप बढ़ा दीजिएगा। अल जजीरा के हवाले से जो खबर आ रही है ईरानी मीडिया के हवाले से कि ईरान बातचीत करने की जल्दी में नहीं है, गेंद अब अमेरिका के कोर्ट में है, अमेरिका बातचीत छोड़ने के लिए बहाना ढूंढ रहा है। और एक ईरानी ऑफिशियल्स के हवाले से यह भी आया कि एक बैठक में किसी को उम्मीद नहीं थी। चलिए अब आप अपनी बात पूरी कीजिए। जी तो अजीत जी, यही तो मैं कह रहा था कि आप बिल्कुल इस वही, बातचीत इसीलिए में मैंने कि बताया बीच में। 40 दिन के इतनी बड़ी जंग के बाद में आप चाहें कि एक दिन में मामला सॉल्व हो जाए या एग्री कर जाएं या नतीजे पे पहुंच जाए, बड़ा मुश्किल है। लेकिन जो अभी शीतल कह रहे थे, आपको ये भी याद रखना चाहिए कि अमेरिका और चीन के बीच जब कोल्ड वॉर के दौरान बातचीत हुई थी और जिसको पाकिस्तान ने फैसिलिटेट किया था, किसिंजर वाया पाकिस्तान चीन गए थे, तो उस वक्त में किसिंजर चीन में ये कह के आए थे कि हमें चीन के साथ हमारे रिश्ते इस सदी में नहीं तो अगली सदी में जरूर सुधर जाएंगे। तो आप समझिए कि वो चीन के साथ में तो इतना लंबा वक्त लेने के लिए तैयार थे। और यहाँ तो अभी स्याही भी जिसको कहते हैं कि सूखी नहीं है, जो डायलॉग हुआ है उसकी, तो उसके बारे में ये नतीजा निकाल पाना। और मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि ये अमेरिका के लिए एक गले की हड्डी बन गया है, फांस बन गया है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। और जब तक स्टेट ऑफ हॉर्मुज का मसला हल नहीं होगा, बाकी चीजें इररिलेवेंट है। अभी कोई ईरान के साथ में ये कहने को तैयार नहीं है कि आप अपना यूरेनियम एनरिचमेंट का प्रोग्राम रोक दीजिए या अपना एटम बम बनाने का जो प्रोग्राम है उसे खत्म कर दीजिए। वो बिल्कुल पीछे चला गया। इमीडिएट टास्क ये है कि दुनिया की इकोनॉमी कैसे बहाल हो, उसके लिए जो मारामारी मची हुई है, हाहाकार है, वो कैसे दूर हो। और उसके लिए अमेरिका को, मैं आपसे फिर आपके इस चैनल पे कह रहा हूं, अगले 2-4 दिनों में जब बात होगी तो तब फिर हम इस पर चर्चा करेंगे कि अमेरिका को ये मानना ही पड़ेगा ईरान की बात कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज वो दादागिरी से नहीं खुलवा सकता, ईरान की रजामंदी से ही खुलवा सकता है। और जाहिर है कि उसमें ईरान की टर्म्स शामिल होंगी। उसमें वो ये कर सकता है कि जो टोल वसूल करने की बात कर रहा है उसमें वो कुछ रियायत कर दे, या उसमें कुछ ये कर दे कि अपने फ्रेंडली कंट्रीज के लिए, जैसा उसने पिछले 40 दिनों में खोला था कि कुछ भारत समेत चीन और रूस के लिए, उस तरह से वो खोल दे। लेकिन अमेरिका से तो वो तावान वसूल करेगा, हर कीमत पर करेगा। और अब ट्रम्प साहब के लिए ये मसला बन गया है कि वो इस बातचीत को छोड़ करके नहीं जा सकते। उन्हें किसी न किसी बहाने से ये बातचीत जारी रखनी पड़ेगी। वो 18 को चीन जा रहे हैं। आप यकीन मानिएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा कि वो 18 से पहले तो इस पर कुछ भी नहीं होगा, और 18 के बाद जब वो आएंगे वहां से, या हो सकता है वहीं से बयान दें, तो वो कहेंगे कि हमारी ईरान के साथ में बड़ी अच्छी बातचीत चल रही है। जी, चलिए अच्छे से आपने समअप किया। उस बीच कल ये भी खबरें आई थी अमेरिकी मीडिया के हवाले से, एनवाईटी और डब्ल्यूएसजे के हवाले से, कि चीन एयर डिफेंस सिस्टम दे रहा है ईरान को, और बहुत तरह के स्ट्रेटेजिक मदद की बात तो बार बार आती रही है। और चीन सबसे बड़ा तेल का इंपोर्टर है ईरान के, और खार्ग आइलैंड से 90% तेल चीन मंगाता है अपने हिस्से का। तो सवाल ये उठता है, चीन और ईरान की निकटता, रसिया जिस तरह से ईरान को मदद करता रहा, इन खबरों के बीच अमेरिका के पास क्या विकल्प है, एक बड़ा सवाल है। ठीक है, एक धमकी बार बार ट्रंप देने में उस धमकियों के शहंशाह हैं। अभी जैसे कल ही उन्होंने कह दिया कि ईरानी इसी बातचीत के लिए जिंदा है, इस तरह से एक तरह से बयान दिया। अब क्या आज कहेंगे देखते, लेकिन आपने सही समझ किया कि अमेरिका के पास भी आज कोई विकल्प नहीं है। बॉबी नकवी साहब, ईरान की तरफ से यह कहा जा रहा है कि अमेरिका इस टॉक से निकलने का बहाना खोज रहा है, और एक मीटिंग से कोई भी उम्मीद करना बेमानी होगा। गेंद अब अमेरिका के पाले में है। जी देखिए अजीत जी, इसमें मुझे जो एक दो जो अच्छी बातें नज़र आती हैं, जो पॉजिटिव चीज़ें जो नज़र आती हैं, वो पहली ये है कि जेडी वांस साहब ने एक बात क्लियर कर दी है कि अमेरिका का जो गोल पोस्ट है वो क्लियर है। वो है ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम। वो बात उन्होंने बहुत साफ कर दी है। और उन्होंने अपनी छोटी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जैसा मैंने पहले कहा, कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का कोई जिक्र नहीं किया। तो इट इज इंटायरली पॉसिबल। देखिए, दो चीजें, मैं दो पॉसिबिलिटीज के बारे में मैं यहाँ पे स्पेकुलेट करना चाहता हूँ। थोड़ा सा लिबर्टी ले रहे हैं स्पेकुलेट करने के लिए, चूंकि हमारे पास जानकारी कम है।
पहली तो यहाँ पे ऑप्टिक्स का भी सवाल था। जब जेडी वांस कहते हैं कि वो एक पॉलिटिकल कमिटमेंट चाहते हैं, तो उसके साथ साथ देखिए ट्रम्प की भी एक्सपेक्टेशंस होगी कि ये जो अनाउंसमेंट कोई अगर डील होगी तो वो पॉलिटिकल होगी, अमेरिकन साइड से भी और ईरानियन साइड से भी। ये मिलिट्री के मैदान में, जंग के मैदान में दोनों उतर के देख चुके हैं और इसमें कोई कुछ हासिल हुआ नहीं है। तो जाहिर बात है कि इसमें कोई सोल्यूशन होगा तो पॉलिटिकल सोल्यूशन होगा। दूसरा रही बात ऑप्टिक्स की, जाहिर बात है कि डोनाल्ड ट्रम्प साहब ये चाहते होंगे कि कोई अगर मेजर अनाउंसमेंट किया जाए तो वो व्हाइट हाउस से किया जाए, क्योंकि वो पॉलिटिकल डिसीजन उन्हीं को लेना है, ठीक है। और तीसरी एक पॉसिबिलिटी जो मुझे नजर आती है वो ये है कि जो डोनाल्ड ट्रम्प साहब का शुरुआती दौर में स्टैंड था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से हमें कोई लेना देना नहीं है, हम वहां से तेल लाते नहीं हैं, और उन्होंने कहा था कि जिस कंट्री को तेल वहां से चाहिए वो अपना देखे, चाहे ईरान से बात करें या ईरान से लड़ाई करें। सो दिस इज इंटायरली पॉसिबल अजीत जी कि इस पूरे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को डीलिंक कर दिया जाए और उसको वो रीजनल प्लेयर्स पे या दूसरे जो प्लेयर्स हैं उनके ऊपर छोड़ दिया जाए कि अब आप इसको नेगोशिएट करिए। वो क्यों करेगा अमेरिका? क्योंकि मुझे लगता है कि अमेरिका को इस बात का एहसास हो गया है कि ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर नेगोशिएशन नहीं करेगा, वो अपनी पोजीशन से नीचे नहीं आएगा, वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का लेवरेज जो है उसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। सो दैट इज व्हाई अमेरिका इज गोइंग एमिंग, जो उनका गोल पोस्ट है, दैट इज गोइंग फॉर द नेक्स्ट बेस्ट थिंग विच इज न्यूक्लियर वेपन्स प्रोग्राम। वो ये चाहते हैं कि अमेरिका ये चाहता है इस मौके पे कि एक एग्जिट रैम्प डोनाल्ड ट्रम्प साहब को मिल जाए और वो न्यूक्लियर वेपन्स प्रोग्राम एक अच्छा एग्जिट रैम्प साबित हो सकता है। जी, एक ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं इस्माइल बगाई की तरफ से एक बयान आया जिसमें उन्होंने कहा है कि अमेरिका और ईरान के बीच कई मुद्दों पर समझ बन गई है, लेकिन 2-3 अहम मुद्दों पर मतभेद अभी बने हुए हैं। ये बातचीत 40 दिन की जबरन थोपी गई जंग के बाद हुई। माहौल में अविश्वास और शक था। ऐसे में शुरुआत से उम्मीद करना ठीक नहीं था कि एक बैठक में समझौता हो जाएगा, ऐसी किसी को उम्मीद नहीं थी। और उन्होंने ये भी कहा कि बातचीत की सफलता इस पर निर्भर करती है कि सामने वाला पक्ष कितनी गंभीरता और ईमानदारी दिखाता है और ईरान के जायज अधिकारों और हितों को मानता है या नहीं। तो इससे ये बात है जो हम लोग इतनी देर से बात कर रहे हैं कि ईरान भी शीतल जी अपनी जो पोजीशन उसने बना ली है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर, जो 28 फरवरी के पहले नहीं थी, तब फ्री नेविगेशन था, उस पोजीशन से ईरान पीछे हटने को तैयार आसानी से नहीं है, क्योंकि ईरान को यह भी लग रहा है $2 मिलियन एक जहाज से उगाही करेंगे और उससे आप जो ईरान में इतनी तबाही हुई है वो रिकंस्ट्रक्शन ऑफ ईरान में उसकी मदद होगी, जो ईरान ने कहा एक समय में। ट्रंप ने भी एक हफ्ते पहले यही कह दिया था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से बहुत पैसा आएगा और ईरान उसका इस्तेमाल करेगा। सॉरी, तो इसलिए अब ये लग रहा है कि ईरान उस पोजीशन से तो नहीं पीछे हटेगा। तो 2 मुद्दे दिख रहे हैं। न्यूक पूरी तरह से खत्म करने पर ईरान कह रहा है कि भाई हमने तो उसका अपने एनर्जी और अपने दूसरे पर्पज से क्या हथियार के लिए नहीं किया। और दूसरा, सॉरी बॉबी नकवी कुछ कहना चाहते हैं, पहले आप अपनी बात पूरी करें। मैं बस एक चीज ऐड यहाँ पे करना चाहता हूँ कि उस बंद कमरे में जो भी ईरान ने जो पोजीशन ली है या अमेरिका ने जो पोजीशन ली है, खास तौर पे से जो ईरानियन पोजीशन है वो इतनी खराब नहीं है कि डोनाल्ड ट्रम्प साहब का एक इमीडिएट रिस्पॉन्स जो है प्रोवोक करती। देखिए, जब ये जेडी वांस प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो वो शाम का वक्त वॉशिंगटन में हो रहा था, शायद 7:30-8 बजे होंगे उस वक्त, लेकिन डोनाल्ड ट्रम्प साहब का अभी तक वहां शायद 9:30 बज रहे हैं, अभी तक कोई रिस्पॉन्स आया नहीं है। मतलब कोई वो प्रोवोक नहीं हुए हैं, जैसा कि हम डोनाल्ड ट्रम्प साहब के बारे में जानते हैं कि वो मिनट में प्रोवोक होते हैं और अभी तक अगर गुस्सा होते हैं तो आधा दर्जन कम से कम उनके ट्वीट्स जो है आ जाते हैं। तो इसका मतलब यह है कि उनकी जो ईरानियन पोजीशन है उस पर सोच विचार हो रहा है पॉलिटिकल लेवल पे। जी,
ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने कही कि जेडी वैंस ने अगर 4 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया कि बैठक से कोई नतीजा नहीं निकला और हमारी शर्तें ईरान ने नहीं मानी, तो जाहिर है उस वक्त अमेरिका में रात हो रही होगी, शाम हो रही होगी। अगर हम पीछे 9.5 घंटे पीछे वाशिंगटन टाइम देखें तो ट्रंप तुरंत रिएक्ट करते, जो ट्रंप की फितरत है। बहुत आम बात आपने कही, ट्रंप की जो फितरत है, अनाप शनाप कुछ भी लिख देते, लेकिन ट्रंप का रिएक्शन नहीं आया। इसको कैसे देखते हैं शीतल जी? नहीं नहीं, वो मैं इससे सहमत हूँ जो बॉबी साहब कह रहे हैं, बिल्कुल ये है। लेकिन मैं आपके पिछले सवाल का जवाब देना चाहूंगा कि होर्मुज जो है लेवरेज है इस समय ईरान के पास। इस युद्ध से ये पैदा हुआ है, ये युद्ध का फल है जो उसने जीता है। तो जीती हुई चीज को ईरान फेंक देगा ऐसे ही खाड़ी में, तो ये तो बात नहीं है। बात करके दे सकता है, बात करके वो टोल टैक्स पे हटा सकता है, लेकिन उसके उसके अगेंस्ट में उसको कुछ देना पड़ेगा वेस्ट को। अब वेस्ट क्या देगा, कैसे ये अब जो भी चीज होगी, ईरान की पोजीशन जो 28 फरवरी के पहले थी उससे बेहतर होगी ईरान के लिए हर हालत में। क्योंकि 28 से पहले तो ईरान इसके लिए तैयार था कि वो अपना पूरा एनरिचमेंट जो यूरेनियम का है उसको एज पर वेस्ट जो चाहे वैसे करने को तैयार था। अब वो उसके लिए भी तैयार उस तरह से नहीं होगा, और निश्चित तौर पर होर्मुज छोड़ने के एवज में क्या वेस्ट उसको देगा, क्या ऑफर है उनके पास, ये उनको करना पड़ेगा। और तीसरी बात जो सबसे ज्यादा हल्के ढंग से कही जाती है लेकिन जो बहुत जरूरी भी है और इजराइल से जुड़ी हुई है, वो है प्रॉक्सीज का मामला। ईरान किसी भी सूरत में अपने प्रॉक्सीज से अपने को अलग नहीं कर सकता। वो जो आइडियोलॉजिकल इशू है उसका, वो कैसे, उसी से तो वो है ईरान की तौर पे, वो सवाल ही नहीं है। उसमें कुछ चीफ बट कॉमा फुल स्टॉप इधर उधर लग सकते हैं, भाषा ऐसी लिख के दोनों पक्ष अपने को संतुष्ट कर सकते हैं, लेकिन कतई नहीं भाई। वो लोग ईरान के लिए लड़े हैं, ईरान को बचाने के लिए उन्होंने वहां से हमले किए और इंगेज किया ईरान इजराइल को दूसरी तीसरी तरफ। इराक में लोग लड़े हैं, हुती तैयार थे। ईरान कैसे छोड़ सकता है, कोई भी क्यों छोड़ेगा अपना इस तरह का मामला। तो ये चीजें जिस प्लेटफॉर्म पे अमेरिकन चाहते हैं, जो शुरू में होता है हर निगोशिएशन में, शुरू में आप ऐसी टाल क्लेम्स लेके आते हैं, और अमेरिका तो बुलीज के तौर पे जाने ही जाते हैं। तो वो आया, ये अब बात इसलिए हुई है कि अगली बात कब होगी इसके लिए एक मंच बना है। ये बातें समय लेंगी, काफी तय होंगी। फिलहाल सीज फायर है और बढ़ेंगे, मुझे लगता है ये बढ़ेगा। कोई छोटी मोटी बेवकूफियां कर सकते हैं, ट्रंप है और इजराइल है, क्योंकि इजराइल पे बहुत दबाव है नेतन्याहू पे। नेतन्याहू के खिलाफ जो केस चल रहा था युद्ध की वजह से, उसकी डेट्स, वो ट्रायल चल रहा है, एक्चुअली केस नहीं, ट्रायल चल रहा है। तो ट्रायल में उनकी डेट्स स्थगित थी, लेकिन 9 तारीख से वो सुनवाई फिर शुरू हो गई। तो वो बहुत प्रेशर में है, 3 या 4 मामले हैं और उसमें वो और उनकी पत्नी जो है फंसे हुए हैं। और उन देशों में लोकतांत्रिक देश हैं, इस तरह के मामले किसी दूसरे प्रधानमंत्री के कार्यकाल में इस तरह का मामला कभी नहीं आया है। रिटायरमेंट होने के बाद कई लोगों पे आया। तो ये भी नेतन्याहू के लिए एक बड़ा संकट है। उनके लिए भी जरूरी है कि युद्ध जैसी चीज चलती रहे तो वो चीजें टलती हैं, वातावरण भी थोड़ा रहता है। तो ये खत्म होते ही उन चीजों पे दबाव उन पर पड़ रहा है। ये कई चीजें मिलजुल के इस युद्ध को यहाँ लाई हैं जहां ये है, और अब तो इसको बात ही करनी पड़ेगी। आज करें कल करें, हल तो बातचीत से ही होगा। हाँ, हल और कोई तरीके, युद्ध से तो हल नहीं हुआ। युद्ध तो आपने कर लिया, पिछले साल जून में किया 12 दिन के लिए, इस साल अब 40-42 दिन कर लिया, तो नहीं हल हुआ। तभी तो आपने सीज फायर किया, बात करना चाह रहे हैं। युद्ध भी आपने शुरू किया था, यानी अमेरिका और इजराइल ने। बातचीत भी आपने शुरू की है, तो होगी, फिर होगी बातचीत। शीतल जी, ईरान ने अब तक अपना पक्ष क्यों नहीं रखा, इसको कैसे देखते हैं? जेडी वांस अपनी बात कह गए, उसको 2 घंटे लगभग हो गए और ईरान की तरफ से ऑफिशियल कुछ नहीं आया है, छिटपुट जानकारी आ रही है। हाँ, नहीं, ईरान की तरफ से ऑफिशियल ईरानी चैनलों में नहीं, एक तो आया जो मैंने पढ़ के सुनाया आपको, विदेश विभाग के प्रवक्ता ने। ऑफिशियल से मेरा मतलब है कि जिस तरह से जेडी वांस ने सामने आकर के, हालांकि खबरें आई थी कि विदेश मंत्री अरागची प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, उस तरह से ऑन रिकॉर्ड प्रेस को एड्रेस करने की बात कर रहा हूँ। हाँ, एक्चुअली अमेरिकी प्रशासन या वेस्टर्न प्रशासन और ईरानी प्रशासन में बहुत फर्क है। हाँ, और ईरान में वैसे तानाशाही है, लेकिन अदरवाइज डेमोक्रेसी है।
वो बहुत सारे लोग इस पर बात करेंगे, तब कोई चीज उस तरह से आएगी जिस जैसी उम्मीद आप वैंस से उम्मीद कर रहे हैं। और पश्चिमी देशों में और अमेरिका में उसने तो ये अभी खास तक जो होता मैं है। जितना ऑडियो, सुना है सुबह से वीडियो, जेडी वेंस को, और कुछ आवाज आ ये रही है। आवाज कहाँ से आ रही है? सॉरी, हाँ। तो अमेरिका वगैरह में ये कि तुरंत प्रेस को वो भी एक लोकतांत्रिक सही प्रक्रिया है, लेकिन ईरान दूसरी तरह का देश है और ये ज्यादा उनसे मिलता है जैसा पूरब में दूसरे रूस भी ऐसे ही करते हैं। चीन भी बहुत ठंडे दिमाग से सोच विचार के एक एक शब्द पे काम करके तब उनका बयान आता है। हालांकि वैंस ने काम नहीं किया ये कहना गलत होगा, उन्होंने भी बहुत ही नपे तुले और बहुत सटीक शब्दों में इस संभावनाओं को जिंदा रखते हुए बात अपनी कही है, जिसमें वार्ता के सफल न होने का भी ऐलान है, लेकिन आने वाले समय में फिर ओपन एंडेड है, ये भी है कि ये बातचीत खत्म नहीं हुई है, डेडलॉक नहीं है, ये भी नहीं है क्लियरली। ये राजनीतिक कुशलता उनके पास है। ईरान में ये मुझे लगता है बहुत तय होके आ जाएगा, ईरान का भी पक्ष आ जाएगा। और बॉबी नकवी साहब, न्यूयॉर्क टाइम्स में एक रिपोर्ट अभी देख रहा हूं जिसमें किसी ईरानियन गवर्नमेंट के क्लोज किसी एनालिस्ट के हवाले से है, वही मुद्दा फिर उसमें है कि यूनाइटेड स्टेट्स डिमांडेड जीरो इनरिचमेंट, रिमूवल ऑफ नियरली 900 पाउंड्स ऑफ स्टॉकपिल यूरेनियम, और उसके अलावा स्टेट ऑफ हॉर्मुज को कंट्रोल, जो हम लोग लगातार बात कर रहे हैं। जो बात पहले लगातार आती रही कि जेनेवा में मीटिंग के दौरान ईरान बहुत हद तक तैयार था, अपने 60% तक एनरिच्ड यूरेनियम को आगे एनरिच नहीं करेगा, उसके बाद एक सुपरवाइजरी रोल के लिए भी तैयार था। लेकिन अब क्या ईरान ने एकदम कहें कोई स्टैंड बदला है क्या, समझना चाहेंगे आपसे? देखिए, इस बात जो वहां से इस्लामाबाद से जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसमें एक रिपोर्ट में किसी ईरानियन सोर्स ने ये कहा था कि नेगोशिएशंस के दौरान ऐसा लगा कि अमेरिका जो है वो नेगोशिएट नहीं कर रहा है, डिमांड कर रहा है। ठीक है, तो वो उनका जो ओवरऑल जो परसेप्शन है ईरानियंस के ऊपर अमेरिका का के नेगोशिएटर्स का, उनको ऐसा लगता है कि अमेरिका जो है डिमांड करने आया था कि आप ऐसा करिए, वो नेगोशिएशन नहीं था। देखिए, इसमें ये बात सही है कि ईरान की जो पोजीशन है न्यूक्लियर प्रोग्राम पे वो 2015 से क्लियर हो चुकी है। 2015 में 2 साल के नेगोशिएशंस चले थे, जिसमें यूएस साइड से जो है जॉन कैरी ने लीड किया था, और 2 साल बाद वो डील JCPOA की अनाउंस हुई थी, जिसमें न्यूक्लियर वेपन्स प्रोग्राम और एनरिचमेंट के बारे में सारी चीज़ें जो है डिसाइड हो चुकी हैं। तो जहाँ तक ईरान का सवाल है तो वो ये इशू पहले ही सेटल कर चुके हैं। वो शुरू से ये कहते आ रहे हैं कंसिस्टेंटली कि हम न्यूक्लियर बम नहीं बनाएंगे, न्यूक्लियर एनरिचमेंट करेंगे लेकिन न्यूक्लियर बम नहीं बनाएंगे। ये उनका स्टैंस जो है वो क्लियर है। उन्होंने IAEA के इंस्पेक्टर्स को एक्सेस भी प्रोवाइड किया है और दूसरी इंटरनेशनल स्क्रूटनी के लिए भी वो तैयार है। अब यहाँ पे मेरे ख्याल से मामला ये है कि अगर ईरान ऐसा कमिटमेंट, पुरानी डील तो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने फाड़ के फेंक दी, तो अब सवाल ये है कि शुरुआत यहाँ पे, और वो इस ईरान में देखिए वो लीडरशिप भी नहीं रही जिसने वो 2015 की डील निगोशिएट करी थी। ठीक है, वो लीडरशिप भी नहीं रही जिसने 2003 में फतवा दिया था कि साहब न्यूक्लियर वेपन हम परसू नहीं करेंगे। तो आज की डेट में जब आप नए लीडरशिप के साथ बातचीत कर रहे हैं तो आप फिर वही डिमांड नहीं कर सकते, और अगर आप डिमांड कर रहे हैं तो फिर उसके बदले में आप ईरान को क्या दे रहे हैं, है कि नहीं? देखिए, ये जंग जब शुरुआत हुई थी उसमें एक मेजर चीज जो थी, मेजर कंपोनेंट जो था, वो इस 28 फरवरी की जंग शुरू होने के पहले नहीं था। वो था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ईरान के कब्जे में नहीं था। ठीक है सर, ये तो उसके कब्जे जैसे किसी का स्टेटमेंट रूस से शायद आया कि अब ईरान के पास एक तरह से न्यूक है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के फॉर्म में। ईरान के पास ट्रम्प कार्ड है। हाँ, तो जैसा शीतल जी ने जो सही शब्दों का इस्तेमाल किया कि ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तो उसने जंग में जीता है। ठीक है, तो वो जो जीती हुई जो चीज है उसको, उसके ऊपर दैट कैन नॉट बी द बेसिस ऑफ नेगोशिएशंस। वो तो उसका लेवरेज है, वो तो उसका लेवरेज है, उस पे आप डिसाइड नहीं कर सकते। आप जो
जिन इश्यूज को लेके आपने जंग की शुरुआत की थी उसी पे बातचीत होगी। वो क्या है? वो न्यूक्लियर प्रोग्राम है, और दूसरे जो इश्यूज चलिए आप डिस्कस कर लीजिए कि इरानियंस फंडिंग देयर प्रॉक्सीज, वो सारे इश्यूज पे बातचीत हो सकती है। लेकिन ईरान ने, और ऐसा लगता है कि अमेरिका को उनकी पोजीशन समझ में आ गई है, इसीलिए जेडी वांस ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का कोई जिक्र नहीं किया। अब आने वाले, अब आज की जो पोजीशन, अभी इस वक्त की जो पोजीशन है, वो पोजीशन थोड़ी सी क्लियर और होगी जब आज रात को, देर रात को हो सकता है जेडी, हो सकता है जो डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है देर रात में कभी कभी जो है वो ट्वीट करते हैं, हो सकता है देर रात तक कुछ ट्वीट करें और कुछ उनकी अपनी मंशा जो है क्लियर करें, या हो सकता है कल सुबह तक। अभी 18 घंटे लगेंगे उनको, जेडी वांस साहब को वॉशिंगटन पहुंचने में, तो हो सकता है कि उनके पहुंचने के बाद, या हो सकता है उससे पहले, डोनाल्ड ट्रंप साहब अपनी जो पोजीशन है वो क्लियर करें इस मामले पे। दूसरी चीज जो हमें इस्लामाबाद से पता लगेगी वो ये कि अभी कितनी देर ईरानियन डेलीगेशन वहां पे रुका बस हुआ रोक रहा हूं। ईरानी डेलीगेशन इस्लामाबाद से रवाना हो गया है। तस्वीरें सामने आ रही है कि ईरानी प्रतिनिधिमंडल अपने वतन के लिए रवाना हो गया। ठीक बात है। तो जब रवाना हो गया है तो इसका मतलब ये कि फिर अब आने वाले, अब अमेरिका को जो इसमें जवाब देना है कि वो आगे क्या करेगा। अगर बातचीत पे कोई जवाब नहीं है तो कम से कम ये जवाब देना पड़ेगा कि भाई ये सीज फायर होल्ड करेगा कि नहीं करेगा, कितने दिन चलेगा, है ना। अगले राउंड की कोई अगर बातचीत की संभावना होगी तो हो सकता है वो व्हाइट हाउस से कन्वे की जाए। देखिए, इसमें जो पोजीशनिंग होगी वो डोनाल्ड ट्रंप साहब की अलग पोजीशनिंग होती है, और जो डिटेल्स की जो बात होती है फिर वो व्हाइट हाउस का स्पोक्समैन प्रोवाइड करता है। ये ऐसी उनकी स्टाइल है कम्युनिकेशन की, ज्यादातर ऐसा देखा गया है। तो हमें लगता है कि आने वाले घंटों में डोनाल्ड ट्रंप साहब अपनी जो है पोजीशन इसमें क्लियर करेंगे कि जो उन्होंने गोल पोस्ट बनाया है, गोल पोस्ट यानी कि ईरान जो है अपना न्यूक्लियर बम जो है नहीं बनाएगा, ये कमिटमेंट उनको, पॉलिटिकल कमिटमेंट चाहिए। यही अब उनका गोल पोस्ट है, या इसके अलावा कुछ और उनकी डिमांड है? जी।